हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन मैंने एनसीईआरटी में से बताया था आपको, ठीक है। उसमें बस दो एंजाइम के नाम थे ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एक साइड डीएनए लाइगेज, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम कहाँ यूज होता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ इसमें डीएनए गायरेज, जिसको हम टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? स्टेबलाइज रखता है डीएनए हेलिक्स को एज इट अनवाउंड बाय हेलिकेज। जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स को क्या करता है? अनवाउंड करता है, जब मतलब उसको खोलता है, ठीक है। इसके बाद है सिंगल रुक जा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स वो है बेटा, जब इसको डीएनए डबल हेलिक्स है, इसको जब हेलिकेज खोलता हुआ जा रहा है और टोपोआइसोमरेज उसकी जब टोरक्यू मतलब सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता हुआ चल रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं दोबारा से ना हो जाए, इसलिए इनके ऊपर यहाँ पर क्या लग जाते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ताकि दोबारा से ये जुड़ ना जाए, है ना, ज्वाइन ना हो जाए। इसको स्टेबलाइज रखने के लिए रेप्लिकेशन फोर्क बताया था ना मैंने इसका नाम, हाँ, रेप्लिकेशन फोर्क को स्टेबलाइज रखने के लिए होल्ड अनजिप्ड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होते हैं डीएनए की, तो उसको जैसे हम चैन खोलते हैं ना, किसी भी बैग वैग की जिप ऐसे खोलते हैं, ऐसे वो क्या करता है? हेलिकेज जिसको खोलता हुआ जा रहा है, ठीक है। दोबारा से वो चैन क्लोज ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इसके लिए क्या होते हैं? SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स इस पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स को क्या करता है? अनवाइंड करता है, मतलब उसको खोलता हुआ जाता है। अनजिप स्ट्रैंड्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो, एडेनाइन और ग्वानिन किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स से। तो मतलब अगर हमें डीएनए हेलिक्स को खोलना है तो इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, और उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं: डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड इन द 5' to 3' डायरेक्शन। इसका क्या काम है? न्यूक्लियोटाइड देखो, डीएनए क्या था? न्यूक्लियोटाइड की चेन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होती है स्ट्रैंड, है ना। तो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उससे दूसरा जुड़ेगा, ठीक है। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये प्राइमेज 2 टाइप के होते हैं: डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज। यहाँ पे शायद आरएनए प्राइमेज आएगा, ठीक है। आरएनए प्राइमेज एड्स प्राइमर ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट है, हाँ, वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, लेकिन उससे पहले उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। और उसको गाइड कौन करेगा? आरएनए का फ्रेगमेंट, जिसको हम आरएनए का फ्रेगमेंट, आरएनए की छोटी सी सीक्वेंस, मतलब छोटा सा आरएनए होगा जो इसको बताता हुआ चलेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। और कौन सी स्ट्रैंड पे बनेगा? लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए, है ना। ये है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या करता है? जो आरएनए प्राइमर हमने बनाया था ना, इसने आरएनए प्राइमेज ने जो आरएनए प्राइमर बनाया था, रिप्लेस आरएनए प्राइमर्स विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब उस आरएनए प्राइमर को हटा के वहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा देगा, जिससे डीएनए तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? जो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता हुआ चल रहा है डीएनए, है ना, जिसको हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोला था। कौन से स्ट्रैंड पे? लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो फ्रेगमेंट्स है, ये देखो, ये फ्रेगमेंट्स है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो पूरा डीएनए तैयार होगा। तो उसको ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज, इसलिए हम इसको जेनेटिक गम, केमिकल गम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। डीएनए हेलिकेज। Helicases are defined as the class of enzyme that catalyze the separation of duplex nucleic acid into single strands. Helicase मतलब वो एंजाइम है जो क्या करता है? जो डबल चेन होती है डीएनए की, उसको सेपरेट करता है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है। और इसके लिए उसे किसकी ज़रूरत होगी? एटीपी की, यानी कि एनर्जी की, रिक्वायर्ड इन बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। और ये हेलिकेज एंजाइम दोनों में चाहिए, रेप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी, ठीक है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग है, मतलब कहीं गांठ पड़ जाती है, टोरक्यू हो जाता है, तो उसको रिमूव करता है। और टोपोआइसोमरेज 2 टाइप के होते हैं: टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज
सेकंड, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए गायरेज बोल सकते हैं। डीएनए गायरेज और हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए को अनबाइंड करते हैं, मतलब खोलते हुए चलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं ये, जब सिंगल स्ट्रैंड में हो जाते हैं डीएनए, एक इधर स्ट्रैंड हो गया एक इधर, तो उस पर अटैच हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। प्रिवेंट अगेन द पेयरिंग बिटवीन सेपरेटेड, स्टेबलाइज द रेप्लिकेशन फोर्क, ताकि दोबारा से उसकी पेयरिंग ना हो जाए उसकी स्ट्रैंड्स की, और रेप्लिकेशन फोर्क स्टेबलाइज रहे। कब तक, जब तक दोबारा सिंथेसिस ना हो जाए दूसरे डीएनए की, ठीक है। प्राइमेज स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमेज आरएनए पॉलीमरेज होता है स्पेशल टाइप का, जो क्या करता है, आरएनए का ही छोटा सा फ्रेगमेंट बना देता है। दीज शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड आरएनए प्राइमर। मैंने अभी समझाया था आपको, उसको क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और आरएनए प्राइमर क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है कि ऐसे ऐसे बनाते हो आप। These are essential for activity of DNA polymerase enzyme during replication। और ये बहुत ज़रूरी है, तभी डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा रेप्लिकेशन के दौरान, ठीक है। अब है मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। ये आपको पता है कि एक स्ट्रैंड पुरानी होती है और उसके साथ में ही दूसरी स्ट्रैंड तैयार होती है, टेम्पलेट का काम करती है, ठीक है। तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगी किस पे, पुरानी डीएनए स्ट्रैंड लेकिन होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने आप तैयार कर देगा, उसको देख के ही तैयार करेगा। साचा चाहिए इसको, टेम्पलेट डीएनए का एक टेम्पलेट होगा तो उसके साथ में दूसरा तैयार कर देगा। इट पॉलीमराइजेज द न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है, उनको जोड़ता है और क्या बना देता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा किसकी, डीएनए की। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के बताए मैंने, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और यही क्या बताया था, मेन एंजाइम। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, कॉर्नबर्ग ने। किसने, कॉर्नबर्ग ने। कहाँ से, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया से, ठीक है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोल सकते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्रेन्स ने डिस्कवर किया था डीएनए पॉलीमरेज सेकंड को और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐसा एंजाइम है जिसका यूज़ करके डीएनए को हमने नया डीएनए तैयार कर लिया था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। कौन से एंजाइम की हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से। इनके फंक्शंस देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन है डीएनए की रिपेयरिंग करना और प्रूफ रीडिंग करना, मतलब उसको देखते हुए चलना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, डीएनए की रिपेयरिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में 4 टाइप के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज 4 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। अल्फा मेन एंजाइम है, बीटा डीएनए रिपेयर करेगा, और जो ये डीएनए पॉलीमरेज गामा है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। मतलब मैंने आपको बताया था जब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा तो ये क्या करेगा, काटता हुआ चलेगा, डीएनए को बनाता हुआ चलेगा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन उनको काटता हुआ चलेगा बीच बीच में, ठीक है, जिसको हम लाइगेज की हेल्प से जोड़ लेंगे, है ना। डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन था, कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। क्या है बेटे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए, एक यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया, तो अब उनको जोड़ेगा, और जोड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड होता है उनके बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसकी हेल्प से उनको उनके फ्रेगमेंट्स को, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। इम्पोर्टेंट एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेगमेंट्स में बन गया तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसको कोई जोड़ेगा नहीं। आल्सो कॉल्ड जेनेटिक और केमिकल गम, हम इसको केमिकल गम या जेनेटिक गम भी बोलते हैं, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है।
डीएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन अक्कर इन, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज कब फॉर्मेट होता है, जीवन फेज में, सेल साइकिल के जीवन फेज में डीएनए पॉलीमरेज बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव कब होगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, और डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है, एस फेज में, ठीक है। अच्छा एक बार इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ, फिर इसको वर्ड टू वर्ड या तो मैं पिक भेज दूँगी या आप देख लेना, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड है, सबसे पहले तो आपको पता है उस पर कट लगना पड़ेगा, तभी तो उसके पास एंजाइम्स जाएंगे और सारा काम कर पाएंगे। तो कौन सा एंजाइम कट लगाता है, न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो अंदर कट लगाते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर टर्मिनल एंड्स पे कट लगाते हैं। कट लगता है उस पॉइंट को हम निक बोलते हैं, उस दिन भी समझाया था, जहाँ पर कट लगेगा उसको हम निक बोलते हैं, और जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है ना, न्यूक्लियस ने क्या किया, कट लगा दिया, उस कट को हम बोलेंगे निक, और जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई उसको ORI, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम जिप की तरह, जैसे चैन खोलते हैं ऐसे क्या करेगा, इसको डीएनए के डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता हुआ चलेगा। फिर डीएनए गायरेज क्या देखेगा, कहीं इसमें गांठ है, सुपर कॉइलिंग है, जैसे हम कोई रस्सी है बेटा, रोप है, उसको अगर हम खोलते हुए चलते हैं तो क्या होता है, उसमें भी कॉइलिंग आ जाती है ना, गांठ पड़ जाती है, तो उसको भी खोलने के लिए क्या होता है, डीएनए गायरेज होता है। ये दोनों मिलकर इसको अनबाइंड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों अनबाइंड करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनकी दोबारा से पेयरिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए कौन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो दोनों इस पर अटैच हो जाएंगे, तब तक रेप्लिकेशन होगी, हम यहाँ पे हैं, इनको दोबारा से जुड़ने नहीं देंगे, ठीक है। हेलिकेज ने क्या किया, अनवाइंड कर दिया, हेलिकेज और डीएनए गायरेज ने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इस पे अटैच हो गए, ताकि रेप्लिकेशन फोर्क को स्टेबलाइज रख सके, ठीक है। अब प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट बना देगा, डीएनए पॉलीमरेज उसको देख के और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो एक स्ट्रैंड है जिस पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है उसको हम लैडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है आराम से, इसको स्ट्रैंड को बनाता हुआ, ठीक है। इसको हम लैडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाएगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए पॉलीमरेज नहीं बना सकता, पहले अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, पहले अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, ऐसे फ्रेगमेंट्स में बनाएगा और काटता हुआ बनाएगा, ठीक है। इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फिर इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। ये थी रेप्लिकेशन। अब इसको यहाँ देखो बेटा, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विद एन इंसिजन और कट ऑन द डीएनए। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा जब उस पर एक कट लगेगा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे निक, ठीक है। द इंसिजन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, और इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी कौन सा, एंडोन्यूक्लियस, अंदर की ओर कट लगेगा। अच्छा जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वहाँ वो होता है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर पे एक ही जगह कट लगेगा और पूरा तैयार हो जाएगा, एक ही स्पेसिफिक पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन यूकैरियोटिक का डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, वहाँ पर एक कट नहीं लगता, बहुत सारे जगह जगह कट लग जाते हैं और डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है। जैसे बहुत लंबी हमें सड़क बनानी है तो ये नहीं है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक सीधा कोई एक ही बनाएगा, जगह जगह पार्ट कर देते कि यहाँ से यहाँ तक आप ये बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये बना देंगे, वही बात है, ठीक है। इनिशिएटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द क्लोज सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स यूज ओनली हैज़ वन ओरिजिन वाइल लीनियर यूकैरियोटिक डीएनए हैज़ मल्टीपल ओरिजिन्स। प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ एक ओरिजिन होता है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और यूकैरियोट्स के पास मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं। वही बात, हेलिकेज और गायरेज क्या करेंगे, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करेंगे, हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा एंड रिलीज द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच आर स्टेबलाइज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन दोबारा से ना जुड़ जाए इसके लिए कौन आएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा,
टोरक्यू को रिमूव करेगा ड्यूरिंग डीएनए अनबाइंडिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनबाइंड अप टू ए पॉइंट एंड गिव्स ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। और जैसे ये डीएनए हेलिकेज जिसको अनबाइंड करेगा तो क्या स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, एक वाई शेप का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, उसको स्टेबलाइज रखेंगे। ठीक है, बोथ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड तैयार हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे कि इस पे भी एक डीएनए की न्यू स्ट्रैंड बन जाए और इस पे भी एक डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन जाए। द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स एन आरएनए प्राइमर। मैंने आपको बताया था इसको स्टार्ट होने के लिए एक आरएनए प्राइमर चाहिए, मतलब आरएनए की छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए विच इज ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। और इसको कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज बनाएगा। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। स्पेशल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट बना देगा जिसको हम आरएनए प्राइमर बोलेंगे। और आरएनए प्राइमर हमेशा ग्रो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और आरएनए प्राइमर का क्या काम है, डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है कि आप ऐसे ऐसे इसको बनाते हुए लेके आओ। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर पॉलीमराइजेशन। ये डायरेक्शन देता है किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, कि आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे पॉलीमराइजेशन करते हुए चलो। डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज जब इसकी खुद की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो ये पॉलीमराइज करते हुआ चलेगा। लेकिन अगर इसकी खुद की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी तो ये उसको काटता हुआ चलेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हुआ नहीं चलेगा। उसके लिए आरएनए प्राइमर इसको गाइड करता है कि आप पहले अंदर जाओ फिर बनाते हुए अंदर से बाहर की ओर आओ। ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क आर एंटी पैरेलल। आपको पता है रेप्लिकेशन फोर्क की दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है। न्यू स्ट्रैंड भी जो बनेंगी वो भी क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होंगे और इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस। इन द रेप्लिकेशन फोर्क on one of the DNA strand the DNA polymerase enzyme gets the direction 5 prime to 3 prime। रेप्लिकेशन फोर्क है, इसमें एक स्ट्रैंड तो इसको मिल जाएगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस पर तो ये काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अच्छे से काम कर लेगा। लेकिन ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड है इस पर इसको क्या कंडीशन मिलेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड पे तो आराम से काम कर लेगा, इस पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है उस पर ये कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। यानी कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। और जिस पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी उसको हम बोलेंगे लैडिंग स्ट्रैंड, और जिस पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। वही बात है। DNA synthesized in the form of short fragments because the DNA polymerase breaks inside the outside slowly with the help of RNA primer। RNA primer की हेल्प से धीरे धीरे बनाता हुआ आएगा अंदर से बाहर की ओर, लेकिन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ DNA। और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रेगमेंट्स को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ देगा बाद में, हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ज्वाइन किसके द्वारा हो जाएगा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो भी सेमी डिसकंटिन्यूस है, मतलब एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन दूसरा डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी डिसकंटिन्यूस। व्हेन रेप्लिकेटिंग डीएनए इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ, अभी यहाँ तक रेप्लिकेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इनका क्या मतलब है कि ये रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया था मल्टीपल ओरिजिन होता है, जैसे यहाँ पे कट लग गया यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे कट लग गया यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और इनको बबल्स बोला जाता है या आइज। क्या बोलते हैं इनको, बबल्स या आइज, मतलब बबल्स या आइज की तरह हमें दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेप्लिकॉन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकॉन। मेन फंक्शनल एंजाइम ऑन लैडिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज
थर्ड ये पूछ लिया जाए कि लीडिंग स्ट्रैंड पे मेन फंक्शनल एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे कौन सा होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। एंजाइम डीएनए लाइगेज को डिस्कवर किया था गिलर्ट ने और खुराना ने, ठीक है। खुराना इंडियन है बेटा। ऑल एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर टुगेदर कॉल्ड रेप्लिसोम। सभी एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं उन एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, रेप्लिसोम बोल सकते हैं, ठीक है। ये थी बेटा आपकी रेप्लिकेशन। कुछ भी ना समझ आए पूछ लेना, कल हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू।